हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग व्हाट इज़ फैब्रिक सिलेक्शन और वी कैन से हाउ वी सेलेक्ट अ फैब्रिक, हम कैसे सेलेक्ट करते हैं एक फैब्रिक को। हम अपने अपैरल गारमेंट्स बनाते हैं, हम अपने गारमेंट बनाते हैं, डिज़ाइनर गारमेंट्स बनाते हैं, तो हम एक फैब्रिक को कैसे सेलेक्ट करें। या हम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, जैसे फॉर एग्जांपल कंपनीज़ हैं वो काम करती हैं, तो उन जगहों पर भी डिज़ाइनर को एक फैब्रिक सेलेक्ट करना होता है। उसका वो काम भी एक डिज़ाइनर का ही होता है कि किस टाइप का फैब्रिक सेलेक्ट करना चाहिए, किस टाइप का नहीं, वो काम डिज़ाइनर का होता है, क्योंकि वही उसको डिज़ाइन करता है अकॉर्डिंग टू फैब्रिक। तो सबसे बड़ी चीज़, सबसे पहला स्टेप होता है फैब्रिक सिलेक्शन, कि फैब्रिक सेलेक्ट किस तरीके से करें। पिछली वीडियो में हम लोगों ने निडल सिलेक्शन के बारे में पढ़ा था कि हम लोग निडल किस तरीके से सिलेक्ट करें, निडल कितने टाइप्स की होती है, ये सारी चीज़ हम लोगों ने पढ़ी थी। लेकिन इस वीडियो में आज हम लोग फैब्रिक सिलेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ फैब्रिक सिलेक्शन इन मैन्युफैक्चरिंग, इन अपैरल मैन्युफैक्चरिंग। तो एक कंपनी में, अपैरल कंपनी में, गारमेंट कंपनी में हम फैब्रिक को कैसे सिलेक्ट करें। सो लेट्स वी स्टार्ट। Fabric selection is a crucial step in designing a project because fabrics are designed for a specific application. A fabric manufactured for one purpose may not be adaptable for another use. जो फैब्रिक सिलेक्शन है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है किसमें, डिज़ाइनिंग में। जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया, एक प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए हम लोगों को, जो डिज़ाइनर होते हैं, सबसे पहला जो स्टेप होता है वो फैब्रिक को सिलेक्ट करना होता है कि हम किस फैब्रिक के ऊपर वर्क करेंगे। और जब हम फैब्रिक सेलेक्ट करते हैं उसी के बाद हम लोग डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहला थॉट आता है, जो प्रोसेस होता है डिज़ाइनिंग का वो ये होता है कि सबसे पहले हम थॉट करते हैं, हम सोचते हैं कि हम क्या डिज़ाइन बनाएंगे। सबसे पहला आता है हमारा आइडिया। आइडिया के बाद हम उसमें डिज़ाइन सोचते हैं कि हमारा क्या डिज़ाइन होना चाहिए, राइट। देन उसके बाद हम अपना सोचते हैं कि फैब्रिक क्या होना चाहिए, राइट। जब डिज़ाइन सोच लिया तो उसके बाद हम अपना फैब्रिक सेलेक्ट करते हैं। फैब्रिक के बाद हम उस पर वर्क सेलेक्ट करते हैं कि हमारा किस टाइप की एम्ब्रॉयडरी होनी चाहिए या किस टाइप का प्रिंट होना चाहिए, ये सारी चीज़ हम डिसाइड करते हैं। देन आफ्टर हम उसको अपनी स्केच बुक में उतारते हैं, हम उसको स्केच करते हैं। देन आफ्टर फाइनल हम उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, राइट। मैन्युफैक्चर यानी कि उसको हम स्टिच करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। जो एक प्रोडक्शन का प्रोसेस होता है उसको हम फॉलो करके गारमेंट रेडी करते हैं, ठीक। तो फैब्रिक सिलेक्शन इज अ क्रूशियल स्टेप इन डिजाइनिंग अ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करने के लिए, एक प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहला स्टेप है हमारा फैब्रिक सिलेक्शन। क्यों? फैब्रिक आर डिजाइन फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशंस। जो फैब्रिक है वो एक स्पेसिफिक ओकेज़न के लिए डिज़ाइन किया जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें, हमें दिवाली के लिए स्पेशल गारमेंट चाहिए तो हम थोड़ा एथनिक में जाएंगे, एथनिक की ओर जाएंगे फॉर एग्ज़ाम्पल। और उसी प्रकार हमारा एम्ब्रॉयडरी बेस्ड फैब्रिक रेडी होगा स्पेशल, तो ये हमारे स्पेसिफिक हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें होली के लिए चाहिए तो होली के लिए वाइट काइंड ऑफ फैब्रिक डिज़ाइन किए जाते हैं। आपको पता है फैब्रिक भी डिज़ाइन किए जाते हैं। पहले फैब्रिक डिज़ाइन होता है, ऑर्डर पर डिज़ाइन किया जाता है कि हमको इतना लिमिट में या इतने काउंट पर ये फैब्रिक चाहिए हमारी कंपनी को, तो वो डिज़ाइन किया जाता है। डिज़ाइन करने के बाद फिर हम खुद डिज़ाइन करते हैं कि क्या हमारा डिज़ाइन होना चाहिए। सबसे पहले सैम्पल्स रेडी किए जाते हैं, ये एकदम हाई लेवल पर नहीं किया जाता। सबसे पहले बेसिक सैम्पल रेडी किए जाते हैं, उसके बाद आफ्टर प्रोसेस स्टार्ट होता है। A fabric manufactured for one purpose may not be adaptable for another use. जो एक फैब्रिक है जो मैन्युफैक्चर किया जाता है वो एक पर्पज़ के लिए किया जाता है, एक स्पेसिफिक ओकेज़न के लिए मैन्युफैक्चर किया जाता है, जो कि किसी और काम के लिए यूज़ नहीं कर सकते हम। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दिवाली का दिया कि दिवाली के लिए हम लोगों को एक गारमेंट डिज़ाइन करना है, तो गारमेंट डिज़ाइन करने के लिए हमने फैब्रिक डिज़ाइन होने के लिए दिया। अब हम उस डिज़ाइन को
उसमें वेस्टर्न लुक में तो नहीं दे सकते ना। तो यही चीज़ है कि हमारा जो एथनिक है हम उसको एथनिक स्टाइल में ही यूज़ कर सकते हैं। और एक एम्ब्रॉयडरी अगर हमने यूज़ करी तो ज़रूरी नहीं है ना कि सभी गारमेंट सेम एम्ब्रॉयडरी का पसंद करें, तो डिफरेंट डिफरेंट एम्ब्रॉयडरी भी चाहिए। तो इसी प्रकार हर फैब्रिक का डिज़ाइन करना, हर फैब्रिक को सिलेक्ट करना ज़रूरी नहीं है कि वो हर एक को पसंद आए। तो इसलिए वो एक स्पेशल पर्पज़ के लिए, स्पेशल ओकेज़न के लिए ही वो डिज़ाइन या मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो इसलिए हमारा फैब्रिक सिलेक्शन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है डिज़ाइनर के लिए। Therefore, selecting the appropriate fabric is only the first step in providing serviceable fabrics for apparel manufacture. तो जो सेलेक्टिंग है अप्रोप्रिएट फैब्रिक को, अगर हम किसी भी सुटेबल फैब्रिक को सेलेक्ट करते हैं, इज़ ओनली द फर्स्ट स्टेप इन प्रोवाइडिंग सर्विसेबल फैब्रिक्स फॉर अपैरल मैन्युफैक्चरिंग। तो जो अपैरल मैन्युफैक्चरिंग है फैब्रिक की, उसके लिए एक सुटेबल फैब्रिक को हमें सेलेक्ट करना होता है। यही हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, यही हमारी फर्स्ट प्रोवाइडिंग सर्विसेबल होती है। डिज़ाइनर्स स्पेसिफाई द फैब्रिक एज पार्ट ऑफ देयर डिज़ाइन कॉन्सेप्ट। जो डिज़ाइनर्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया अभी, तो ये सारे यही चीज़ है। तो जो डिज़ाइनर्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक जो है फैब्रिक को डिज़ाइन करते हैं, एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट के लिए डिज़ाइन करवाते हैं। डिज़ाइनर्स में डेवलप न्यू स्टाइल्स फॉर फैब्रिक दैट हैव बीन सक्सेसफुल। वो एक स्टाइल के लिए, एक कॉन्सेप्ट के लिए, एक जैसे फॉर एग्जांपल फैशन शो है हमारा, तो फैशन शो के लिए फैब्रिक डिज़ाइन किया जाता है, तो वो सिर्फ फैशन शो के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। लेकिन अगर उसकी डिमांड और बढ़ती है तो उसके बाद वो उसका और मैन्युफैक्चरिंग के लिए देंगे उस फैब्रिक को, अदरवाइज वो एक स्पेशल पर्पज़ के लिए ही यूज़ किया जा रहा है। तो इसी प्रकार ये सारा पूरा का पूरा इसी वजह से हमारा फैब्रिक सिलेक्शन इम्पोर्टेंट होता है कि हमारा एक स्पेशल पर्पज़ के लिए, स्पेशल ओकेज़न के लिए, स्पेशल कॉन्सेप्ट के लिए हमारा गारमेंट और डिज़ाइन किए जाते हैं। तो गारमेंट डिज़ाइन करने के लिए भी हमें फैब्रिक डिज़ाइन करवाने पड़ते हैं, और फैब्रिक डिज़ाइन करने के लिए फैब्रिक सिलेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप कि आपको ये समझ आया कि फैब्रिक सिलेक्शन क्या होता है, फैब्रिक सिलेक्शन क्यों होता है। देन नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं हम, जनरल कंसिडरेशन ऑफ फैब्रिक्स फॉर अपैरल मैन्युफैक्चरिंग। तो हम जनरल कंसिडर क्या करते हैं जब हम फैब्रिक मैन्युफैक्चर करते हैं, जब हम अपैरल जो गारमेंट्स हैं उनको मैन्युफैक्चर करते हैं, तो कौन से फैब्रिक की जनरल कंसिडरेशन की जाएगी इंक्लूड। द अपैरल प्रोड्यूसर इज़ इंटरेस्टेड प्राइमरली इन द करेक्टरिस्टिक ऑफ अ फैब्रिक। तो जो अपैरल प्रोड्यूसर्स होते हैं, यानी कि जो गारमेंट प्रोड्यूसर होते हैं, प्रोड्यूसर यानी कि जो गारमेंट को प्रोड्यूस करते हैं, जो एक तरीके से एक्सपोर्ट हाउस समझ लीजिए, इज़ इंटरेस्टेड प्राइमरली इन द करेक्टरिस्टिक ऑफ अ फैब्रिक। जो फैब्रिक के करेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसको अपने दिमाग में रखते हुए उसके अकॉर्डिंग अपैरल को प्रोड्यूस करते हैं। Although fabric characteristics are related to fabric properties, जो फैब्रिक करेक्टरिस्टिक्स हैं वो काफ़ी हद तक फैब्रिक प्रॉपर्टीज़ को भी रिलेट करते हैं। A fabric property is of no interest to the apparel manufacturer unless it controls a fabric characteristic or cost factor vital to him, or unless the property itself such as thickness or weight has definite utility or style value. There are three viewpoints of stipulating to make an agreement for fabric selection. जो अपैरल मैन्युफैक्चरर होते हैं, जो या फैब्रिक प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, उनको प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं होता कि वो किस तरीके से बना है, क्या चीज़ फॉलो की गई है, क्या प्रोसेस था उसको इन सब चीज़ से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उसको सेम करेक्टरिस्टिक्स चाहिए होते हैं, यानी कि क्या क्या मटेरियल आपने उसमें यूज़ किया है ना, इन सब चीज़ों से मतलब होता है। अनलेस इट कंट्रोल्स अ फैब्रिक करेक्टरिस्टिक और कॉस्ट फैक्टर वाइटल टू हिम, और उनके लिए कॉस्ट इंपॉर्टेंट करती है कि कितनी कॉस्ट में वो बना, जितनी कॉस्ट में उन्होंने बताया, क्योंकि एक डील फाइनल की जाती है कि मैं इतनी कॉस्ट पे आपको करूँगा और आपको इतनी ही कॉस्ट के अंडर ये फैब्रिक
प्रोड्यूस करना है, आपको फैब्रिक बना कर मैन्युफैक्चर करके हमको देने हैं, ठीक, और डिमांड दे देते हैं कि इतनी डिमांड है हमें फैब्रिक की और ये कॉस्ट है हमारी। तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होने चाहिए, प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं बनता। और अनलेस द प्रॉपर्टी इटसेल्फ सच एज थिकनेस और वेट हैज़ डेफिनेट यूटिलिटी और स्टाइल वैल्यू, और जो प्रॉपर्टी है, और अनलेस द प्रॉपर्टी इटसेल्फ, और जो प्रॉपर्टी है वो हो गई हमारी जैसे थिकनेस, वेट और यूटिलिटी और स्टाइल, ये सब चीज़ हमारी प्रॉपर्टी में आ जाती हैं। देयर आर 3 व्यू पॉइंट्स टू स्टिपुलेटिंग फैब्रिक सिलेक्शन। तो फैब्रिक को सिलेक्ट करने के लिए एक एग्रीमेंट किया जाता है, वो उसके 3 व्यू पॉइंट हैं। वो क्या क्या हैं? कंज्यूमर व्यू पॉइंट, फैब्रिक प्रोड्यूसर व्यू पॉइंट और गारमेंट प्रोड्यूसर व्यू पॉइंट। यानी कि अगर हम फैब्रिक को सिलेक्ट करते हैं या फैब्रिक को हम प्रोड्यूस करते हैं तो किस किस तरीके से कर सकते हैं, वो हम अगर हमारे पास एक कंज्यूमर आता है कि हमें इतनी डिमांड चाहिए फैब्रिक की, तो हम एक कॉस्ट बताते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही हम फैब्रिक को प्रोड्यूस करते हैं। अगर एक हमारे पास फैब्रिक प्रोड्यूसर आता है, अगर उसके पॉइंट से देखें तो क्या होता है, जो गारमेंट प्रोड्यूसर होता है, जिसको गारमेंट्स मैन्युफैक्चर करने हैं, जिनकी फैक्ट्री में गारमेंट मैन्युफैक्चर होते हैं, उसको फैब्रिक चाहिए होता है। अगर उसके व्यू पॉइंट से देखें तो क्या होता है, तो वो चीज़ हम पढ़ते हैं आगे। द कंज्यूमर्स इंटरेस्ट लाई ओनली इन द अपीयरेंस एंड वियरेबिलिटी करेक्टरिस्टिक ऑफ द फैब्रिक। तो जो कंज्यूमर्स होते हैं, जो अगर कंज्यूमर व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उसको सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ में इंटरेस्ट होता है? अपीयरेंस और वियरेबिलिटी, यानी कि पहनने में ठीक ठाक हो, मतलब ज़्यादा चुभने उभने वाला ना हो, और अपीयरेंस में अच्छा हो दिखने में। ये नहीं कि फॉर एग्जांपल गर्मी का है तो आंखों में चुभ रहा है, सर्दी का है तो वो शांति नहीं दे रहा हमें हमारी आंखों को, है ना। तो इस टाइप के अकॉर्डिंग टू अपीयरेंस वो चीज़ भी नोटिस करता है। द ड्यूरेबिलिटी, यूटिलिटी एंड स्टाइल वैल्यूज़, कि हमारा फैब्रिक कितने टाइम तक का चल सकता है। एक फैब्रिक अगर हमने बनने के लिए दिया तो वो हमें इस रेंज के अंदर वो वाला फैब्रिक चाहिए जो काफ़ी टाइम तक चल जाता है। उसका यूटिलिटी, वो यूज़ कितना हो सकता है। फॉर एग्जांपल किसी का पन्ना छोटा है, किसी का पन्ना बड़ा है, तो उसकी यूज़फुल यूटिलिटी देखनी है कि कितना यूज़फुल है वो फैब्रिक हमारे लिए, और उसका स्टाइल। और अगर गारमेंट प्रोड्यूसर की व्यू पॉइंट से देखें तो उसको किस टाइप का फैब्रिक चाहिए होता है। द गारमेंट प्रोड्यूसर इज इंटरेस्टेड इन द गारमेंट प्रोडक्शन वर्किंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फैब्रिक, द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ गिवन गारमेंट विद द फैब्रिक। तो एक गारमेंट प्रोड्यूसर को किस चीज़ में इंटरेस्ट होता है? जो गारमेंट प्रोड्यूस करते हैं, जिनके यहाँ पे गारमेंट प्रोडक्शन होती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ वर्किंग करेक्टरिस्टिक ऑफ द फैब्रिक की, फैब्रिक की क्या वर्किंग करेक्टरिस्टिक्स हैं, द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग, और उसको प्रोड्यूस करने में कितनी कितनी कॉस्ट लगी, अ गिवन गारमेंट विद द फैब्रिक। तो उसको कॉस्ट से मतलब होता है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स से मतलब होता है, बाकी उसे किसी चीज़ से मतलब नहीं होता। इफ़ द गारमेंट प्रोड्यूसर इज़ अ जॉबर, अगर गारमेंट प्रोड्यूसर एक मिडल मैन है, एक जॉबर है जो जॉब करता है, और मैन्युफैक्चर जो फैब्रिक को या जो गारमेंट को मैन्युफैक्चर करता है, हु सेल्स द गारमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जो गारमेंट को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सेल करते हैं कंज्यूमर्स को, ही विल बी इंटरेस्टेड ऑल्सो इन द कंज्यूमर्स वैल्यू। तो वो भी किस में बिलीव करते हैं? वो भी कंज्यूमर वैल्यू पर ही बिलीव करते हैं। जो जॉबर्स होते हैं, जो मिडल मैन होते हैं, या जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, वो भी इन सब चीज़ पर बिलीव करते हैं। जो कंज्यूमर व्यू पॉइंट होते हैं उन पर बिलीव करते हैं क्या, कि करेक्टरिस्टिक्स करेक्टरिस्टिक अच्छे होने चाहिए, प्रॉपर्टी से उन्हें कोई मतलब नहीं होता, उनके करेक्टरिस्टिक अच्छे होने चाहिए, यूटिलिटी अच्छी होनी चाहिए, लॉन्गेटिविटी अच्छी होनी चाहिए, स्टाइल होना चाहिए उसमें, इन सब चीज़ से उनको फ़र्क पड़ता है। अगर एक गारमेंट प्रोड्यूसर, अगर एक मिडलमैन और एक मैन्युफैक्चर हुआ तो। इन द गारमेंट प्रोड्यूसर इज अ कॉन्ट्रैक्टर, हैज़ हिज इंटरेस्ट लाइज only in the field of the production cost aspect of the working characteristic। अगर गारमेंट प्रोड्यूसर एक कॉन्ट्रैक्टर है, यानी कि जो डील करता है, जो कॉन्ट्रैक्ट देता है, जैसे कि मैं हूँ, मैं इधर से उधर देखती हूँ कि मुझे कोई कॉन्ट्रैक्ट दे, तो मैंने किसी से कॉन्ट्रैक्ट लिया,
कि आप मुझे इतने फैब्रिक दे दीजिए, तो उसमें से जो भी प्रॉफिट होगा या जो भी कुछ गारमेंट्स एक्स्ट्रा होंगे वो भी मैं आपको दे दूँगा, या आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, या मैं जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करूँगा मैं आपका एडवर्टाइज़ करूँगा कि मैंने वहाँ से वो फैब्रिक उठाया है। तो इस टाइप के जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, ये एक तरीके की डील होती है, ये एक तरीके की मार्केटिंग होती है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, हिज इंटरेस्ट लाइज ओनली इन द फील्ड ऑफ द प्रोडक्शन। तो जो इस टाइप के कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जो गारमेंट प्रोड्यूसर अगर कॉन्ट्रैक्टर है, तो वो बिलीव करता है कि फील्ड ऑफ द प्रोडक्शन कॉस्ट एस्पेक्ट ऑफ द वर्किंग करेक्टरिस्टिक, वो सिर्फ और सिर्फ काम से मतलब रखता है, उसका काम टाइम से पूरा होना चाहिए। द सेम अप्लाइज टू द फैब्रिक प्रोड्यूसर, और यही सेम चीज़ फैब्रिक प्रोड्यूसर के साथ अप्लाई की जाती है। इफ फैब्रिकेट्स मेक clothes for garment manufacture, he must consider garment production work characteristics। अगर फैब्रिक प्रोड्यूसर है और उसने फैब्रिकेट्स किए, यानी कि उसने कुछ गारमेंट जो क्लॉथ हैं वो बनाए फॉर गारमेंट मैन्युफैक्चर के लिए गारमेंट बनाए, ही मस्ट कंसिडर गारमेंट प्रोडक्शन वर्क करेक्टरिस्टिक, वो सिर्फ और सिर्फ गारमेंट प्रोडक्शन के वर्क करेक्टरिस्टिक को इंक्लूड करेगा, बाकी और किसी चीज़ पर वो उसको ध्यान नहीं देगा। हाउएवर if the fabric producer makes cloth for over the counter retail sales, he doesn't have to consider whether the working characteristics are good enough to produce the garment with industrial equipment and methods। अगर एक फैब्रिक प्रोड्यूसर के व्यू पॉइंट से देखा जाए तो वो सिर्फ उसको अगर काउंटर के लिए रिटेलिंग के लिए अगर उसने अपने गारमेंट मैन्युफैक्चर कराए, अपने गारमेंट प्रोड्यूस करवाए, तो उसको किन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। ही डजेंट हैव टू कंसिडर वेदर द वर्किंग करेक्टरिस्टिक्स आर गुड इनफ टू प्रोड्यूस द गारमेंट विद इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स एंड मैथड्स। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किस इक्विपमेंट से बने हैं, किस मेथड से बने हैं, उसको सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट अच्छा चाहिए होता है, अच्छी क्वालिटी का चाहिए होता है, उसको सिर्फ इतने चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम हैं, तो हमें क्या पता कि कोई गारमेंट किस तरीके से बना, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या क्या प्रोसेस फॉलो हुआ, क्या नहीं हुआ, बस हमें क्या चाहिए, फैब्रिक चुभना नहीं चाहिए, दिखने में अच्छा होना चाहिए, और लॉन्गेविटी तो बहुत ही कम होते हैं जो लॉन्गेविटी देखते हैं। अदरवाइज़ आज के टाइम में ज़्यादातर सब अपीयरेंस और अपनी वो देखते हैं कि हमें सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है वो फैब्रिक या वो गारमेंट। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये कुछ फॉलो पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से लोग पब्लिक जो फैब्रिक प्रोड्यूसर्स हैं वो इनके अकॉर्डिंग ही फैब्रिक को प्रोड्यूस करता है, अकॉर्डिंग टू कस्टमर, अकॉर्डिंग टू। अब फॉर एग्जांपल फैशन शो है, फैशन शो के लिए हमें सारी चीज़ चाहिए, ड्यूरेबिलिटी, फैब्रिक ख़राब नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, कहीं से पैच नहीं आनी चाहिए, कहीं से साट नहीं आनी चाहिए, फैब्रिक की अपीयरेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए, टेक्सचर अच्छा होना चाहिए, दूर से देखने में ही मतलब अच्छा लगे। आप लोगों ने देखा भी होगा फिल्म के हीरो हीरोइन की ड्रेसेस बिल्कुल अलग ही होती हैं, हालांकि उनकी डुप्लीकेट मिल जाती हैं। वो डुप्लीकेट का क्या मतलब होता है, वो यही होता है कि कंज्यूमर के लिए जो बने होते हैं गारमेंट, यानी कि जो कंज्यूमर के लिए फैब्रिक सेलेक्ट किए गए, उन्हीं को देख के तो हम स्टाइल एक्सेप्ट करते हैं। तो वही चीज़ है यहाँ पर बोली गई है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आया है। आगे की वीडियो, आगे का जो पॉइंट है हमारे फैब्रिक आइडेंटिफिकेशन फॉर गारमेंट, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू, बाय बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट ज़रूर कर देना। बाय बाय।